अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में पहले मरहले में इलेक्शन हो चुके हैं, इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है। मजमूई तौर पर 13 हल्के थे और 14,000 पंजाब पुलिस के जवान जो हैं तैनात किए गए थे। पोलिंग का अमल कैसे रहा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। टर्न आउट क्या था, सीनियर तजिया निगार सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था या सिलेक्शन? देखिए, ये मसला सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं, हमारी एक तारीख इलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन की रही है और हम इलेक्शन से पहले ही ये तय कर लेते हैं कि किसको हुकूमत में लाना है और किसको हुकूमत से बाहर निकालना है। उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है और फिर उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाते हैं एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत। तो ये मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है जो इलेक्शंस हो रहे हैं, और हमने माजी के अंदर भी ये तमाम इलेक्शंस देखे। बेनज़ीर भुट्टो को निकाला गया तो नवाज शरीफ को लाया गया, नवाज शरीफ को निकाला गया तो बेनज़ीर भुट्टो को लाया गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो को निकाला गया तो फिर नवाज शरीफ को लाया गया। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। इसीलिए पाकिस्तान में लोगों का अब सियासत और जमहूरियत और इलेक्शन के ऊपर से एतबार जो है वो कमज़ोर हुआ है। और ख़ास तौर पर 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि इंतखाबात जो है वो बस अब एक मजाक लगते हैं। एक बात तो ये है, आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात में जो बुनियादी सवाल है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि ये 3 मरहलों में इंतखाब होंगे। बिल्कुल, ये क्यों किया? इसमें वफाकी हुकूमत की रजामंदी शामिल थी या उनका दबाव शामिल था? इस पे आपने बाकी सियासी जमातों को बुलाकर इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, ये एक सवाल है। फिर जिस तरीके से मरियम नवाज ने वहां बसों का ऐलान किया और बसें इलेक्शन से 2 दिन पहले वहां पहुंचती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा? बिल्कुल। तीसरा, वहां पर भी वही कुछ हुआ जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर हुआ। पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। उनका पहले इंतखाबी निशान बहाल हुआ, फिर उनका इंतखाबी निशान और बतौर जमात रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल की गई और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। अब उनके कुछ लोग शायद इंडिविजुअल बुनियादों पर इलेक्शन लड़े होंगे। नहीं, ये सारा अमल तो 8 फरवरी को भी था, उससे पहले भी था, और यही अमल जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी था। लेकिन 8 फरवरी में पाकिस्तान में तो उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, आज़ाद कश्मीर में क्यों बाइकआउट किया? लेकिन अब बात यह है कि ये बात सही है कि पीटीआई ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन लड़े और उस वक्त भी बहुत से लोगों की राय ये थी कि बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि स्पेस ही नहीं है। लेकिन उस वक्त इमरान खान की अप्रोच ये थी कि हमें हर सूरत में अवाम में जाना चाहिए और उसने पाकिस्तान के पूरे रियासती, हुकूमती और इलेक्शन कमीशन समेत इदारों के निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। एक बहुत बड़ा पब्लिक सोमोटो हुआ। मैंने अपने वीलॉग्स में ये बार बार कहा था कि पीटीआई को इंतखाबात की बाइकआउट नहीं करना चाहिए आज़ाद कश्मीर में, और वही रद्द अमल देना चाहिए जो रद्द अमल आपने 8 फरवरी के इंतखाबात में दिया। और अपने आज़ाद उम्मीदवारों को कहते कि वो लड़े मुख्तलिफ निशानों के साथ ताकि इनको एक्सपोज करते और अपनी कैंपेन चलाते और मैसेज प्रोग्राम देते। लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों ने वहां पर ये पॉलिसी इख्तियार की, बाइकआउट की, जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं थी। और बैरिस्टर गौर ने कहा भी था कि हम ये हमारा पार्शली बाइकआउट है, अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाए तो हम इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। पीटीआई के अपने अंदर ना काफ़ी कन्फ्यूजन है और उनकी क़यादत में यकसुई नहीं है फैसले करने के बारे में। कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, कुछ सोचता है, कोई हुकूमत के साथ खड़े होने की बातें करता है। तो मुझे लगता है कि पीटीआई की आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसमें एक स्पेस थी, उस स्पेस को पीटीआई ने उठाया नहीं है और उसका फायदा नहीं उठाया, नुकसान हुआ। चाहे वो हार जाते लेकिन कम से कम वो इस सिस्टम को एक्सपोज कर सकते थे। आज जो टर्न आउट रहा है वो बताया जा रहा है बहुत कम है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बाइकआउट किया है? देखिए, टर्न आउट कम होने की एक वजह है। एक तो ये है कि जो पॉपुलर पार्टी है पीटीआई वो इलेक्शन से बाहर है। उनके पास क्या चॉइस थी? वो जाके पीएमएलएन को वोट देते, वो पीपल्स पार्टी को वोट देते, और तीसरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी। तीनों ही हुकूमती जमातें हैं, तीनों ही कोलिशन पार्टनर हैं एक दूसरे के। एक बात, फिर एक पार्टी को तो रातों रात पैदा किया गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। तो एक तो वजह ये थी कि उनको लगता था ये रवायती जमातें, पुरानी जमातें हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया सवाए जज्बाती नारों के अलावा। प्रेसिडेंट नवाज शरीफ का ये कहना कि अगर हम इलेक्शन जीत जाए तो मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे यहाँ का वजीर आजम बना दे, एक मजाक खेज बात लगती है। या ये कि बसें आ गई और बसों में जो इलेक्ट्रिक गैस पड़नी थी, इलेक्ट्रिक को जाती है, वहाँ कोई मशीन ही नहीं है जो इस काम के लिए चार्जिंग मशीन नहीं है। बिल्कुल सही कह। अच्छा, फिर तीसरी बात ये कि हर वक्त आपको ख्याल आता है कि एयरपोर्ट बना दूंगा, किसी को ख्याल आता है मैं फला बना दूंगा, फला बना दूंगा। तो ये लोग इससे तंग आ चुके हैं, वो चाहे वो पीटीआई के लोग करें, चाहे पीएमएलएन के लोग करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग करें। फिर जो सबसे अहम बात है कि पूरे साल में, 2-3 साल में फिर पहली दफा आप लोगों को जाने का मौका मिलता है इंतखाबात के दौरान। उससे पहले कभी आप आज़ाद कश्मीर में जाते हैं। ये तकरीरें बिलावल ने भी की थी,
یہی تقریر مریم نے بھی کی تھی لاسٹ آزاد کشمیر کے الیکشن میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے وہاں لوگ جو ہے نا وہ بدل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جماعتوں کے ساتھ. پھر تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں رہا کہ جو الیکشن میں ہم ووٹ ڈالیں گے اس کی کوئی اہمیت ہے. ان کا خیال ہے کہ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا, اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی حکومت وہاں پہ بنتی ہے, اور یہی تاثر ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. تو وہ بھی ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے. چوتھا, وہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, اس کی بھی احتجاج کی کال چل رہی ہے. ان کے اندر بھی شدید رد عمل ہے جو وفاق نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اور ان کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے وہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. سیکورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو بظاہر تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا ہے, لیکن میرے مطابق جو ہے ٹرن آؤٹ کم رہا ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے 1 گھنٹہ بڑھا دیا تھا تاکہ کچھ ٹرن آؤٹ کو شو کر سکیں. لیکن دیکھیے آپ ٹرن آؤٹ ہمارے ہاں 1990 93 97 کے جو الیکشن ہے وہ 30% ٹرن آؤٹ کے بھی ہوئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن لوگوں نے بنا لیے تھے. اور ایک الیکشن تو فاروق لغاری کی نگرانی میں ہوا, وہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ 30% ٹرن آؤٹ ہے, اور شام کو الیکشن کمیشن 47 بتا رہا تھا. تو یہ ہمارے یہاں تو یہ کھیل چلتے رہتے ہیں. تو لوگوں کی دلچسپی کا نہ ہونا ظاہر کرتا ہے ان کو سیاسی اور جمہوری نظام پر جو اعتماد ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو ہائبرڈ سسٹم بنایا گیا ہے, تینوں کولیشن گورنمنٹ میں پارٹنرز ہیں آپس میں, اور آپس میں مل کے کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑتے ہیں. معاملہ جو ہے وہ 3000 ارب کی کرپشن کے الزامات بھی لگاتے ہیں, پھر وہ الزامات واپس بھی لے لیتے ہیں. تو یہ جو اس وقت آپس میں کھیل کھیلا جا رہا ہے, کہیں یہ کھیلتے کھیلتے وہ کہتے ہیں کہ لڑ تو نہیں پڑیں گے؟ دیکھیے یہ کھیل جو ہے نا اس کا آغاز ہوا تھا پی ٹی آئی کی دشمنی میں, اور پی ٹی آئی کی مخالفت میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک میں تھے, اور ان کا رومانس اس وقت تک چلے گا جب تک پی ٹی آئی موجود ہے. اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائیں. یہ لندن اجلاس بھی کرتے رہے, انہوں نے تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی, اور وہ تو مولانا فضل الرحمان ریکارڈ سے بتاتے ہیں کہ کون کون لوگ اس اجلاس میں شریک تھے. پھر یہ ہوا کہ اپنے پاس ہی حکومت رکھنی ہے, اپنے پاس ہی اپوزیشن رکھنی ہے, وہ وزارتوں میں نہیں ہے لیکن اپنے سارے کام جو ہے وہ کروا رہے ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈ بھی لے رہے ہیں, اپائنٹمنٹس بھی کروا رہے ہیں, تقرریاں بھی ہو رہی ہیں, کچھ تقرریاں صدر پاکستان کی جانب سے ہو رہی ہیں, کچھ وہاں سے وزیر اعظم سے کروا لیتے ہیں, این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بھی اپنی منمانی کر لیتے ہیں. تو سارا کھیل تو چل رہا ہے ان کا. پیپلز پارٹی کا کیا نقصان ہے؟ گورنر بھی انہوں نے لگا دیا پنجاب میں, کے پی کے میں بھی گورنر لگا دیا, ڈپٹی اسپیکر بھی لگا دیا قومی اسمبلی میں اپنے. پھر جو ابھی گلگت بلتستان میں ہوئے وہاں حکومت پیپلز پارٹی کی بنی تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ ان کے لگ گئے. تو یہ کھیل تماشا تو بہت اچھا ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کھیل تماشے سے. اس میں اب ایک تیسری پارٹی کو بھی شامل کر دیا, استقامت پاکستان پارٹی کو بھی, وہ بھی ایک کھیل تماشا ہے. اس سے لوگوں کے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہائبرڈ قسم کا کنٹرول قسم کا ڈیموکریٹک نظام ہے کہ جس میں آپ حکومت کو بھی کنٹرول کر لیں, اپوزیشن کو بھی کنٹرول کر لیں, پارلیمنٹ کو بھی کنٹرول کر لیں, تو اس سے پھر جمہوریت کی بات تو نہیں کرنی چاہیے. جمہوریت تو پھر بہت پیچھے رہے گی, کیونکہ جمہوریت میں حکومت ہوتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں ایک سخت اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر جو ہے نا متبادل اپوزیشن ہوتی ہے. جب آپ نے حکومت بھی ایک بنا دی, اپوزیشن بھی, آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کتنا تنقید کرتی ہے, لیکن جب مشکل وقت آتا ہے یا ووٹ ڈالنا ہوتا ہے بجٹ کے اوپر یا فلاں جگہ پہ 28ویں ترمیم 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم, پیپلز پارٹی ووٹ دینے والوں میں شامل ہوتی ہے. تو پھر کون سی اپوزیشن ہے؟ یعنی ہر مہنگائی پہ بھی اس وقت بات ہو رہی ہے, آپ کون سا مہنگائی کے اوپر شور مچا رہے ہیں؟ اچھا سلمان صاحب, ایک بڑا ہمارا نعرہ ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. یہ جو سارا عمل کیا جا رہا ہے ہائبرڈ, جسے آپ رجیم کہہ لیں یا ہائبرڈ سسٹم لگا, وہاں پر بھی پاکستان میں بھی یہی اور پھر کشمیر میں بھی, تو اس سارے سسٹم کے ذریعے اس کاز کو کتنا نقصان پہنچے گا, یا جو اس وقت جو کشمیری عوام ہے ان کی مرضی اور منشا کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ابھی میں حامد میر کا کل انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کو اتنا نقصان اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہنچا رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ نقصان ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کر رہے ہیں, اور کشمیری قیادت جو وہاں کی لوکل جماعتیں تھیں ان کو آپ نے ختم کر دیا, آپ نے ان کو مین اسٹریم جماعتوں کے اندر ڈال دیا ہے. وہ جو سردار عتیق ہیں وہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی تو حیثیت ہی ختم کر دی. وہاں کے جو لوکل لیڈرشپ ہے, جن کے مسائل ہیں کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے, اس کو تو آپ نے ختم کر دی. تو اب یہ جب آپ مشاورت بھی نہیں کر رہے, پھر آپ ان کو سخت طاقت کے ساتھ چیزوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں سے پھر ایک رسپانس آتا ہے. اور کیونکہ کشمیر ایک بڑا سینسیٹیو ایریا ہے ہمارے لیے ہندوستان کے تناظر میں, اور ہندوستان اگر وہاں پہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہندوستان اس کا فائدہ اٹھائے گا ہماری خامیوں کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کانٹیکس میں ہمیں زیادہ مدبرانہ طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے تھا. کہ جو بلاول بھٹو نے ریکنسیلیشن کی بات کی تھی, یہ جو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے وہاں پہ ایک جرگہ بلانے کی بات کی, مولانا فضل الرحمان نے بات کی, کہ بیرسٹر گوہر نے بات کی,
इनका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, आपको बातचीत तो मुकालमे के साथ और बातचीत के साथ ही हल करनी है। तजादात को तो आपने, तनाजात को तो इसी से दूर करना है, लेकिन अगर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो वो बात चलेगी नहीं। यही बात अभी बलूचिस्तान के हवाले से जो तारिक खोसा साहब है, जो साबिक FIA के डायरेक्टर थे, उनका एक आर्टिकल परसों डॉन में छपा है। उन्होंने यही कहा कि बलूचिस्तान में अगर आप ताकत के जरिए चीजों को कुचलने की कोशिश करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी करनी होगी, और जहाँ ताकत का इस्तेमाल करना है हाँ जरूर करें, जहाँ आपको लगता है कि आखिरी हद यही है, लेकिन ये है कि आप पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी करने की कोशिश करें। ये जो तरीकाकार इख्तियार किया गया 3 मरहलों में इलेक्शन, और इलेक्शन जरूरी है, यहाँ पर तो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाया गया, हालांकि हालात ऐसे नहीं थे, फिर भी आपने कई माह जो है उसको ताखीर का शिकार किया। यहाँ पर जो है वो आपने इंतजार नहीं किया, आपने चीज़ों को कंट्रोल, जिस तरह आप कह रहे हैं, वो नहीं हुई। तो इस सारे अमल को आप कैसे देखें? लेकिन अब पहले मरले में अगर उन्होंने PMLN ने बरतरी ले ली तो वोटर के ऊपर एक ऑटोमेटिकली असर पड़ता है कि जी दूसरा मरला भी उनका ही है, तीसरा भी उनका ही है, ये होता है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ मरलों के अंदर इलेक्शन होते हैं, लेकिन उनके जो मराहिल का इलेक्शन है उसमें एक तरीकाकार है कि इलेक्शन नहीं है, नतीजा नहीं आता। वो जब तक के तमाम इलेक्शन मुकम्मल ना हो जाए उनके नतीजे ऐलान नहीं होते। अब यहाँ तो रात को ढोल बज रहे होंगे कि पहले मरले के अंदर PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने ढोल बजा दिया, तो जिसका ढोल बज गया उसका दूसरा भी बजेगा, उसका तीसरा भी बजेगा। तो ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करता है, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज करता है। तो अगर या तो वो भारत वाला तरीका हो कि आपने सारे इलेक्शन करवा लिए फिर नताइज का ऐलान करें, और अनऑफिशियल नताइज भी आप दे सकते हैं। हिंदुस्तान में अनऑफिशियल नताइज भी सामने नहीं आते। तो मसला ये है कि वो बहुत बड़ा है ना, तो फिर वहां पर इलेक्शन करवाना उस आजाद कश्मीर में तो देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो नहीं। पाकिस्तान के तो चलो फिर भी समझ आते हैं ना, पाकिस्तान का अगर इलेक्शन हो तो आप कहते हैं हम तो जा सकते हैं। आजाद कश्मीर का तो इतना बड़ा इलेक्शन भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मुझे डाउट है कि ये जो मरला वार इलेक्शन करवाया गया इसका फायदा वफाकी हुकूमत को पहुंचाना था, और इलेक्शन कमीशन ने उसमें वफाकी हुकूमत को फैसिलिटेट किया, उनकी मर्जी इसमें शामिल थी। और ये बात मैंने आपसे की है, देखिए अगर इलेक्शन कमीशन मरला वार इलेक्शन करवा रहा था तो वो उसको जमात इस्लामी को, पीपल्स पार्टी को और दीगर तमाम जमातों को बिठाकर आपने वहां पे यकीन था कि हमारे ज़हन में अब ये तजवीज़ है, आपके इसमें क्या ख्याल है, और एक बाहमी मशावरत होती, सारी जमातें उस पर मुत्तफिक होती तो फैसला कर लिया जाता। तो इसके लिए कोई तरमीम वगैरह करने की जरूरत तो नहीं होती? इसके लिए कि 3 मरहलों में इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो तरमीम तो नहीं करनी पड़ती, इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है, लेकिन असूली तौर पर वो तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेता है जो सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इस वक्त जो कश्मीर के अंदर शोरिश है, जो तलखी है, उसको कैसे कम किया जाए? एक ही तरीकाकार है कि आप वहाँ पे रिकंसिलेशन करें, डायलॉग करें, और वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी समेत जो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं उनमें से जो लोग भी नेगोशिएट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करें। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल पार्टियों के साथ भी, और जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ भी अब बातचीत के जरिए इलेक्शन का रास्ता निकालें। अब इलेक्शन अगर हो जाएंगे और इलेक्शन के बाद जो भी पार्लियामेंट बनती है, वहाँ पे असम्बली बनती है, उसके जरिए जो बिलावल साहब ने और बाकी लोगों ने तजवीज़ दी है, उसी के जरिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मसला हल होगा, वरना ये तलखी को और ज्यादा नुमाया करेगा। जी बिल्कुल, सलमान आबिद साहब का कहना है कि मसला जो है उसका हल जो है वो बातचीत है। जंग भी हो तो उसका हल जो है वो बातचीत से निकलता है। आप ईरान अमेरिका जंग देख लें, जहां पर भी आप बैठेंगे बात करेंगे तो हल निकलेगा। इस तरह अगर ये अमल नहीं किया जाएगा तो तलखियां बढ़ेंगी। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।